नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 समाजशास्त्र विषय लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं। अब इस वीडियो में भाग 2 पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या है, जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत हैं और कुछ संकल्पनाएं हैं। सबसे पहले जिसका सिद्धांत है वो सिद्धांत को देखेंगे, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत, यानी कहते हैं माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। वो क्या कहते हैं, जो माल्थस है वो एक अर्थशास्त्री हैं राजनीतिक विषय में, और वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस पूरा नाम है। 1766 से 1834 के बीच में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। अंग्रेजी के एक राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में थॉमस रॉबर्ट माल्थस माने जाते हैं। 1766 से 1834 ईस्वी 34 का सिद्धांत है माल्थस की जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। वर्ष 1798 में प्रकाशित उनके निबंध लेख में एब्सेस ऑन पॉपुलेशन, एस्से ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। एस्से ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस का सिद्धांत वस्तुतः निराशावादी था। कहते हैं बच्चों, इसमें कहते हैं निराशापन देखने को मिली। माल्थस का मानना था कि मानव जनसंख्या वृद्धि की गति मानवीय भरण पोषण के साधनों, अर्थात भरण पोषण का मतलब होता है जिसमें खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, कृषि पर आधारित उत्पादों के बारे में उन्होंने बात की है, तुलना में अधिक तीव्र होती है। इसका कारण मनुष्य प्रजाति हमेशा गरीबी में जीने को अभिशप्त है। कहते हैं बच्चों कि जो खाद्य वस्त्रों के आधार पर जो लोग अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके आधार पर लोग प्रजाति में हमेशा गरीबी रहने का ही अभिशाप उन्हें मिला हुआ है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन गति हमेशा जनसंख्या वृद्धि की दर से पीछे रही है। कहते हैं जनसंख्या बढ़ रही है और क्या हो रहा है, खाने की चीज़ें जो हैं वो क्या पड़ रही हैं, कम पड़ रही हैं। पहनने की चीज़ें वो क्या कम पड़ रही हैं। कृषि की जितनी भी उत्पादन है वो सारी चीज़ें क्या है, कम पड़ रही हैं। ये उनकी आधार पर मानते हैं। जनसंख्या वृद्धि ज्यामिति अथवा गुणोत्तर श्रेणी के आधार पर मानी जाती है। ये एक श्रेणी होती है, ज्यामिति श्रेणी होती है, आपने पढ़ा भी है। खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि में अंकगणितीय अर्थात समांतर श्रेणी भी मानी जाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसके आधार पर विकसित होती है। कहते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से ज्यामितीय श्रेणी और समांतर श्रेणी के 2, 4, 6, 8, 10 तरीके 2-2 कदम आगे बढ़ती जा रही है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि हमेशा जीवन के लिए अनिवार्य संसाधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से हमेशा अधिक रही है। इसलिए समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए जिसे एकमात्र तरीके की अनिवार्यता है वह है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण, दोनों बात कही, जनसंख्या नियंत्रण कह लो या जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण कह लो। मनुष्य में जनसंख्या नियंत्रण की स्वेच्छापूर्ण प्रवृत्ति का अभाव होता है। स्वेच्छा मतलब व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार ही ये कार्य किया जा सकता है, इससे पहले वो कार्य नहीं किया जा सकता। वह कृत्रिम जनसंख्या निरोधक प्रवृत्तियों को अपनाने के प्रति अधिक सजग नहीं होते। बच्चों, अगर मैं बात करूं आज के ज़माने में, अगर मैं बात करूं जो माल्थस कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आज का व्यक्ति कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है, वो अपने अंदर ऐसी प्रवृत्तियों को नहीं डालता है जिससे जनसंख्या को रोका जा सके। वो कहते हैं उन नैतिक मूल्यों, यौन संयम, ब्रह्मचर्य, देर से विवाह आदि को अपनाने में असमर्थ होते हैं। कहते हैं अच्छे नैतिक मूल्य, अच्छी आदतें, अच्छे गुण, अच्छी बातें उनके अंदर नहीं है और ब्रह्मचर्य का पालन वो नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य की मैं बात करूं बच्चों, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लंबा विषय हो जाएगा। इसमें अगर चर्चा की जाएगी तो एक बहुत गंभीर विषय है। देर से विवाह नहीं करते, जल्दी शादियां कर देते हैं, जल्दी शादी कर देते, देरी ज़्यादा लंबा समय मिलता है उन्हें। इस तरीके से उन्हें एक संतान उत्पन्न करने का समय ज़्यादा लंबा मिल जाता है। इस कारण उनकी जनसंख्या वृद्धि भी एक होती है। अपनाने में असमर्थ होते हैं जिनसे बच्चों को जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। जब लंबा समय मिल जाता है, जल्दी शादी होती है, तो बच्चों को जन्म देने का समय भी ज़्यादा मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण को प्रकृति अवरोधक अनिवार्य हो जाती है। प्रकृति के अंदर जब ये आ जाते हैं तो समस्या पैदा होती है। अकाल तथा बीमारी आदि समस्या का रूप का सामना करना पड़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या को कम होते हुए खाद्यान्न उत्पादन भी असंतुलन कम करने के कार्य करते हैं। जब जनसंख्या बढ़ती है तो खाने की चीज़ें कम पड़ती हैं। इस तरीके से समस्या इसमें आगे बढ़ती चली जाती है। माल्थस का यह सिद्धांत लंबे समय तक स्वीकार्य रहा। इस सिद्धांत की कुछ विचारकों ने आलोचना भी की, जिनका मानना था कि आर्थिक वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर को पीछे भी छोड़ सकती है।
कहते हैं बच्चों, आर्थिक दर क्या होती है? कमाई का साधन। अगर किसी के भी परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत है, बहुत अच्छा पैसा है, उन्हें कोई परेशानी नहीं कितने परिवार में उनकी संख्या हो, उन्हें वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। यहाँ उनकी आलोचना हो सकती है कुछ विचारकों की, पर मालथस ने जो अपने सिद्धांत को रखा है, उन्होंने ये कहा है कि जनसंख्या ज़्यादा होने का कारण है देश जल्दी शादी कर देना या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, यौन संबंधी जो यौन शिक्षा का जानकारी न होना और आदि आदि चीज़ें हो सकती हैं, कृत्रिम चीज़ों का प्रयोग न करना। इसलिए बहुत सारे विचारकों ने इनकी आलोचना भी की और उन्होंने ये अपनी बात को रखा कि आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो ही ये जनसंख्या दर भी पीछे छोड़ी जा सकती है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में बता चुका हूँ, ये आपने देख ही लिया है। ईसाई पादरी बनने का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था इन्होंने, यूनिवर्सिटी से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे और हेलबेरी कॉलेज के इतिहास में राजनीति अर्थशास्त्र के प्रबंधक अध्यापक भी थे। हेलबेरी कॉलेज की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के प्रशिक्षण देने के लिए भी की गई थी। माल्थस के सिद्धांत का सबसे अधिक खंडन यूरोपीय देशों में ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर किया गया। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जनसंख्या वृद्धि के खाद्यान्न उत्पादन के पैटर्न में परिवर्तन आया। कहते हैं खाद्यान्न के उत्पादनों में पर्यटन का मतलब होता है बदलाव आना। फिर इस दौरान जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न में जीवन स्तर लगातार उन्नत होते गए। मैक्सवादी विचार को उदारवादी चिंतकों ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को आलोचना करते हुए जनसंख्या वृद्धि को गरीबी के कारण नहीं माना, उन्होंने गरीबी के कारण नहीं माना, पर रॉबर्ट माल्थस मानते हैं कि गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ी है। और फिर वो क्या कहते हैं, आलोचकों का मानना है गरीबी तथा भुखमरी की समस्या का कारण आर्थिक संसाधनों का असमान विवरण है, न कि जनसंख्या वृद्धि है। एक अन्य अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में कुछ थोड़े से संपत्तिवान तथा विशेष अधिकार संपन्न लोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि अधिक संख्यक जनता को बलपूर्वक गरीबी के जीवन को जीने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। जनसंख्या सिद्धांत संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत आर्थिक समृद्धि तथा जनसंख्या सिद्धांत वृद्धि के संबंधों का अध्ययन है। इस सिद्धांत में यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक समाज विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि के निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। यह सिद्धांत के आधार पर किसी क्षेत्र में भविष्य की जनसंख्या का विवरण तथा अनुमान व्यक्त किया जा सकता है। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, इस सिद्धांत के अंदर व्यक्ति के पूरे स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। जन्म दर, मृत्यु दर, स्थिति को इसमें बताया जाता है। गति ग्रामीण आधारित स्थिति बताई जाती है, समाज की कैसी स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों की कैसी स्थिति है। अशिक्षित प्रवृत्तियों के बारे में बताया जाता है और औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षित समुदाय की ओर कदम बढ़ती है। कहते हैं औद्योगिकरण जो होता है, शहरीकरण और शिक्षित समुदाय की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत के आधार पर जनसंख्या के 4 चरण वर्णित किए गए। इन चरणों को परिवर्तन में सामूहिक रूप से जनसंख्या चक्र दिया गया कहते हैं। पहले चरण तब होता है जब सामाजिक निम्न स्तर के आर्थिक विकास से जुड़ता है। कहते हैं पहला चरण कब होता है? जब निम्न स्तर से आर्थिक विकास को जुड़ता है। वह अल्प विकसित तथा तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ा होता है। कृषि लोगों का आजीविका का मुख्य आधार होता है। लोगों के रहन सहन का स्तर निम्न होता है। जन्म दर, मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर होती है। जन्म दर पर अगर हम बात करें, जन्म दर का कारण अधिक मृत्यु दर का होना है, ऐसा नहीं है। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में प्रभाव से मृत्यु दर पर पड़ा है। जब कभी बच्चे का जन्म होता है और उसकी सही से उसका इलाज नहीं होता है तो इसका प्रभाव उसके मृत्यु पर हो जाता है और शिशु मृत्यु दर को देखने को ही ज़्यादा मिलती है। छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है किस कारण? इलाज न होने के कारण। देखते हैं संक्रमण प्रजनन, महिलाओं के एक वर्ग में द्वारा प्रजनन आयु 15 से 49 वर्ष के पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या क्या है? शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं में से 1 वर्ष या उसमें कम आयु के मरने वाले शिशुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार मृत्यु दर 1000 जीवित शिशुओं को कम जन्म देने वाले दौरान मृत्यु को प्राप्त माताओं की संख्या भी इसमें गिनी जाती है। इस तरीके से 1000 के आधार पर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चे उसमें से मर गए, उस आधार पर उसका औसत उसमें निकाला जाता है। मृत्यु दर की उच्च दर में वस्तुतः पिछड़ेपन, गरीबी भी सूचक है। सामाजिक समृद्धि के साथ इन दरों में तेजी से कमी आई है, क्योंकि तब चिकित्सा सुविधा कम थी, शिक्षा जागरूकता कम थी इत्यादि का इनका उच्च स्तर बढ़ा है।
तथा समृद्धि के स्तर में वृद्धि हुई है। लोगों के अंदर बदलाव आया, जीवन शैली बदली है, लोगों ने जाना है, तो लोगों ने समझा है, स्वास्थ्य प्रति समझा, स्वास्थ्य को समझा है, और यहाँ तक भी शिक्षा से वो जागरूक भी हुए हैं। स्त्री पुरुष अनुपात को लिंग अनुपात भी कहा जाता है। अभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात किसे कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं स्त्री और पुरुष में अंतर। ठीक है, स्त्री और पुरुष के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। यह किसी भी क्षेत्र के विशेष एक निर्धारित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का प्रस्तुत आंकड़ा करता है। मान लीजिए 1000 पुरुष हैं और वहाँ 900 लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, ये मानो पता है जो 100 है उनकी कमी के कारण उसका आंकड़ा निकाला जाता है। वैश्विक स्तर पर तथ्य सामने आए हैं कि किसी महिला की संख्या पुरुषों से अधिक होती है, जबकि उसका मानना ये है कि यह समय सामान्य तौर पर मादा शिशुओं के अपेक्षा नर पशुओं का भी वस्तुतः अगर मैं बात करूं बच्चों, देखने को मिलती है। स्त्री दर अनुपात, लिंग अनुपात, इस तरीके से। हाँ, वस्तुतः प्रकृति में प्रत्येक 1000 नर बच्चों के पीछे औसतन 943 में से 952 तक मादा बच्चे पैदा होते हैं। इसके बावजूद स्त्री अनुपात महिलाओं के पक्ष में दोनों महत्वपूर्ण कारण होते हैं। ये निम्न कारण क्या क्या हो सकते हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। सहसावस्था में बालिका शिशु के रोग प्रतिरक्षण क्षमता बालिका शिशु की अपेक्षा अधिक होती है। कहते हैं सहसावस्था में बालिका शिशु की रोग प्रतिरक्षण जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बालिका शिशु से अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि उम्र के हिसाब से बच्चा को जन्म देगी तो उसकी शरीर के अंदर ताकत ज़्यादा होती है। जीवन चक्र के तहत स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहती है। कहते हैं जो स्त्रियां होती हैं पुरुषों की अपेक्षा अधिक समय तक जीवित रहती हैं। इस तरीके से कहा गया है। इन कारणों से स्त्री पुरुष अनुपात को संभावित किया जाता है। समृद्ध समाज के मोटे तौर पर हम प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां 1050 तक होती है, किंतु चीन, दक्षिण कोरिया, भारत जैसे देशों में स्त्री का अनुपात घटा है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहा भी गया है। फिर कहते हैं 1000 इस हास के वर्तमान सामाजिक मनोवृत्ति से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें मनोवृत्ति के कारण बेटे को जन्म को वरीयता दी जाती है, जबकि बेटे को जन्म की उपेक्षा की जाती है। आप जानते हो बच्चों, जब बेटे का जन्म होता है तो घर में धूमधाम से खुशियाँ मनाई जाती हैं, और जब घर में बेटी का जन्म होता है तो लोग खुशियाँ नहीं मनाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है। कहते हैं आज के समय में, वर्तमान समय में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मेरा मानना ऐसा है कि लड़कों को महत्व दिया तो जाना चाहिए। मेरा मानना है कि महत्व होता है, फिर भी लड़कियां उस महत्व से किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, वो उनसे कहीं गुना आगे हैं। क्योंकि आज के समय में अगर मैं बात करूं तो लड़कियां हर कदम आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, और अपने महत्व को दिखाकर वो साबित भी कर रही हैं। फिर कहते हैं जनसंख्या की आयु संरचना के तात्पर्य कुल जनसंख्या के भीतर विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या उसके अनुपात से है। जनसंख्या आयु संरचना का नाम दिया गया। आयु संरचना किसे कहते हैं? आयु संरचना कहते हैं आयु वर्ग के लोगों की संख्या तथा उसके भीतर रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात जो निकाला जाता है उसे आयु संरचना कहते हैं। इसके बाद इसमें सारी बातें कही गई हैं। आरंभिक काल में चिकित्सा विधा का अभाव रहा, रोगों के प्रसार तथा आपदाओं का बारंबारता के कारण जीवन में अवधि अपेक्षाकृत कम होती गई है। ऐसी बहुत सारी आपदाएं आई, उनका देखने को मिली, जिस कारण जीवन को प्रभावित होना पड़ा। नवजात शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर के कारण भी आयु संख्या को प्रभावित होती है। इस तरीके से सारी बातें इसमें कही जा रही हैं। आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का जीवन स्तर बेहतर होता जाता है, जिसमें आयु संभवतः वृद्धि होती है। इस स्थिति में आयु संरचना में भी परिवर्तन होता है। जनसंख्या का छोटा हिस्सा छोटी आयु के लोगों के साथ बड़ा हिस्सा है। बड़ी आयु के साथ होना जनसंख्या वृद्धि के साथ है। कहते हैं कि जनसंख्या का छोटा हिस्सा छोटी आयु के लोगों के साथ, बड़ा हिस्सा बड़ी आयु के लोगों के साथ होना जनसंख्या की वृद्धि का होने की प्रक्रिया मानी जाती है। पराश्रितता के अनुपात में कहते हैं जनसंख्या की कार्यशीलता तथा पराश्रिता हिस्सा का जानकारी देता है। पराश्रिता वर्ग जनसंख्या की वह हिस्सा जिसमें बुजुर्ग आते हैं, अपने बुढ़ापे के कारण उन बच्चों को स्थान देते हैं जो छोटे होने के कारण कार्य नहीं कर सकते। कार्यशील जनसंख्या जो मानी जाती है 15 से 64 वर्ष आयु के बीच ही लोग होते हैं। पराश्रित जनसंख्या के तहत 15 वर्ष की आयु से कम के बच्चे होते हैं या 64 वर्ष से आयु के बुजुर्ग आते हैं। 15 वर्ष से नीचे के माने जाएंगे इसमें, या 15 वर्ष से 64 वर्ष से ऊपर के लोग माने जाएंगे।
इसके अंदर प्राश्रिता के अंदर प्राश्रिता अनुपात 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या 15 वर्ष कम और 64 वर्ष से अधिक लोगों के बीच में ही मानी जाती है। प्राश्रिता अनुपात का बढ़ता जाना चिंता का विषय है। इसमें कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत कम है, जिसमें आश्रित का बोझ ढोने में कठिनाई होने महसूस होने लगती है। गिरता हुआ प्राश्रिता अनुपात देश की आर्थिक समृद्धि के समृद्ध और उत्प्रेक्षक बनता है। कार्यशील संख्या का अनुपात आश्रित जनसंख्या अनुपात की तुलना में अधिक माना जाता है। इस प्रकार से इसमें बात कही गई है। बच्चों, आपको इसके माध्यम से आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसमें देखने को आपको मिला होगा कि भाई ये चीज़ें जो आ रही हैं इसमें देखने के आप इसमें देखिए, एक मिनट इसमें देख रहे इसमें क्या कहा। दूसरे चरण में अगर हम जन्म दर उच्च दर की बात करते हैं, ये पूरी बात इसमें बीच में थोड़ी सी छूट गई थी, वो इसकी बात कर लेते हैं। सामान्य संकल्पना संकेत जनसांख्यिकीय संकल्पना में दरों में अनुपात में दर्शाया जाता है कि इसमें एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है। कहते हैं भौगोलिक इकाई तुलना के लिए दो पृथक संख्याओं को सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के तौर पर किसी विशेष इकाई को देश, राज्य, जिला आदि पर निर्धारित होती है। जीवित जन्म लेने वाले बच्चों को हजारों में इकाई के पर प्रतिशत किया जाता है, विभाजित करके तथा भौगोलिक क्षेत्र के जन्म दर को प्राप्त किया जाता है। इसमें मृत्यु दर को भी अधिक महत्व दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है। प्रक्षेत्र विशेष में निर्धारित अवधि के दौरान मृत्यु की संख्या का आधारित होती है। आंकड़ों को जन्म तथा मृत्यु के संबंधित सूचना के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। भारत उन देशों में सम्मिलित है जहां किसी शिशु के जन्म तथा व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी उपयुक्त प्राधिकारी को देनी जरूरी होती है। ग्रामीण क्षेत्र के या प्राधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस स्टेशन आदि शहर के क्षेत्रों में संबंधित नगर स्वास्थ्य को जानकारी देनी होती है। बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है उसकी जानकारी विभाग को देनी होती है। जनसंख्या के अध्ययन में अंतर्गत प्रकृति वृद्धि दर में जिस संख्या का समृद्ध भी कहते हैं, समृद्ध दर भी कहा जाता है। जनसंख्या समृद्ध किसे कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन में अंतर्गत प्रकृति वृद्धि दर में जिसमें होती है उसे हम समृद्ध जनसंख्या भी या जनसंख्या समृद्ध दर भी कहते हैं। जन्म दर मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है, जबकि ये अंतर व्यावसायिक रूप से शून्य तथा नगण्य होता है। तब कहा जा सकता है कि जनसंख्या स्थिर है। अगर ये दोनों चीज़ मिलाकर एक करी जाएं और एक जैसी होने लगे जन्म दर मृत्यु दर, तब जाके कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर रूप में काम कर रही है। इस प्रक्रिया में कुछ ऋणात्मक समृद्धि दर में से गुजरता है, अर्थात समाज में प्रजनन शक्ति का स्तर प्रतिस्थापन दर के प्रति निम्न रहता है। कई यूरोपीय देशों में इटली, रूस या अगर बात करूँ फ्रांस इस प्रवृत्ति से गुजर रहे हैं। कुछ समाजों की जनसंख्या की समृद्धि दर पर बहुत ऊंची हो जाती है, वह जनसांख्यिक संक्रमण दौर से गुजर रहते हैं। प्रजनन दर में अथवा शिशु दर में आयु संरचना देखने को मिलती है। अब वो कैसे है, 15 से 49 वर्ष के बीच होती है। वर्ग महिलाएं 1000 की इकाई के जन्म देने वाली संख्या होती है, बच्चों की संख्या होती है, अर्थात 1000 महिलाओं पर बच्चों के जन्म औसत संख्या प्रजनन होती है। जन्म दर मृत्यु दर की तरह इस प्रजनन भी औसत रूप में निर्धारित की जाती है। इस प्रकार से जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर की बात कही गई है और इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने पढ़ने का प्रयास किया है। बच्चों, ये पूरा मैंने बता दिया है कि जन्म दर, शिशु दर, मृत्यु दर क्या है। ये पीछे थोड़ा सा पेज एक छूट गया था, इसलिए दोबारा से बताने का प्रयास किया है। आपको अगली वीडियो के माध्यम से इससे अगला भाग पढ़ाया जाएगा। नमस्कार।